Subscribe to our channel and click on the bell icon for all the latest news and updates. एनडीए सरकार है, मोदी सरकार के मंत्रियों के ऊपर सवाल उठाया, वित्त मंत्री को सवाल है, क्या कहना सर इसके पूरा? नहीं, बहुत दिनों से हम सब लोग जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही थी। हर तिमाही जो आंकड़े आते थे उसमें गिरावट दर्ज की जाती थी और ये सिलसिला लगभग 1.5 साल से चल रहा है। तो इसको लेकर चिंता होती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ करना चाहिए इसके बारे में सरकार को। लेकिन फिर भी हमने जब्त किया, खामोश रहे, इस पर नहीं बोला। लेकिन जो इस वर्ष के वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के आंकड़े आए जिसमें ये दिखाया गया कि 6% से भी कम हो गया ग्रोथ रेट, 5.7% हो गया, तो चिंता ज्यादा गहराई। और इसलिए हमने सोचा कि शायद सरकार इसके बारे में कुछ करेगी। कुछ खबर भी आई कि सरकार कुछ पैकेज वगैरह के बारे में सोच रही है। 1 हफ्ते से ज्यादा का समय गुजर गया, कुछ ऐसा नहीं आया। तब मुझे लगा कि मुझे इन बातों को सामने पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए और इसलिए मैंने वो रखने का काम किया। जी, लेकिन जिस तरह आपने सवाल उठाए हैं सरकार की अर्थव्यवस्था को लेकर, वित्त मंत्री के ऊपर सवाल उठाए हैं पूरी सरकार पे, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, तो आपको लगता है कि सरकार वाकई नाकाम रही अर्थव्यवस्था सुधारने में? क्योंकि इसी अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार ने आंदोलन किया था इसके पिछले यूपीए सरकार को लेकर, तो लगता है अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही सरकार से। देखिए, इस 2014 के चुनाव के पहले तो आप लोगों को याद होगा कि आर्थिक मामलों में पार्टी का प्रवक्ता मैं ही हुआ करता था। जब भी कोई महत्वपूर्ण विषय आता था तो पार्टी की तरफ से मुझे ही आदेश होता था कि मैं मीडिया को मिलूं और उस समय मैंने कई प्रश्नों का जवाब दिया। उस समय हम लोग पॉलिसी पैरालिसिस की बात करते थे कि यूपीए सरकार में ऐसा लगता है कि जैसे फैसले करने का जो क्षमता होती है उसको लकवा मार गया है, इसलिए वो फैसले नहीं करते हैं। फिर और भी बहुत सारी भ्रष्टाचार की बातें थी जिसके चलते बहुत सारे लाखों करोड़ रुपए के जो परियोजनाएं थी, प्रोजेक्ट्स थे, वो कहीं ना कहीं रुक गए थे। लाखों करोड़, मतलब किसी का अनुमान है कि 25 लाख करोड़ रुपए का रुक गया था, कुछ लोगों का अनुमान है कि उससे भी ज्यादा उन योजनाओं में पैसा इन्वॉल्व था। और उसका नतीजा ये हुआ कि काफी सारी इन योजनाओं के लिए बैंकों ने उनको लोन दिया था, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को। तो वो योजनाएं लटक गई तो बैंक का पैसा भी लटक गया, वो एनपीए हो गया। इसलिए फिर लाखों करोड़, आज लोग एक फिगर का जिक्र करते हैं कि लगभग 8 लाख करोड़ पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का फंसा हुआ है इस तरह बुरे कर्ज में, एनपीएज में। 8 लाख करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है और साल दर साल वो बढ़ती जा रही है। तो हम लोग उस समय ये कहते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस खत्म करके इन योजनाओं को आगे बढ़ा के बैंक्स की हालत को सुधार कर हमें अर्थव्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। ये उस समय हम लोग कहा करते थे। तो हम उम्मीद करते थे कि सरकार जब बनेगी हम लोगों की तो इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ आगे बढ़े कुछ। लेकिन जितनी गति के साथ इन योजनाओं पर काम करना चाहिए था उतना नजर नहीं आया। और 40 महीने सरकार में रहने के बाद हम इसके पहले की सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमको पूरा मौका मिला इन सब चीजों को ठीक करने का। और बैंक जो बुरे कर्ज में फंसे हुए हैं उसका एक नतीजा ये हुआ कि उन्होंने ऋण देना बंद कर दिया। तो ऋण देना बंद कर दिया तो बैंक के ऋण पर ही आगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बंद हो गया। तो अर्थव्यवस्था की गति इस तरह बहुत धीमी हो गई। और अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो गई तो उससे बेरोजगार पैदा हुआ। फिर उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हो गया, उसका जीएसटी लागू हो गया। अब जीएसटी के बारे में मैं आपको बताऊं कि बीजेपी में अगर एक आदमी सबसे बड़ा पक्षधर था जीएसटी का तो मैं था। मैं उस समय
पिछली लोकसभा में मैं वित्त मामले के कमेटी का अध्यक्ष था और गुजरात सरकार के विरोध के बावजूद हम लोगों ने कहा उस कमेटी में कि ये लागू होना चाहिए जीएसटी, और पार्लियामेंट को रिपोर्ट दिया कि कैसे लागू होना चाहिए। और इस बात को स्वीकार किया स्वयं वित्त मंत्री जी ने, जब वो जीएसटी लागू होने के लिए जो फंक्शन हुआ लोकसभा पार्लियामेंट में, उस समय उन्होंने कहा, यशवंत जी ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए कमेटी की तरफ से। उस समय किसी को चिंता नहीं थी। आज जो लोग जीएसटी को ये कह रहे हैं कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म, तो वो लोग उस समय कहीं नहीं थे। मैं उसको पुश कर रहा था अकेले भारतीय जनता पार्टी में। तो जीएसटी लागू हुआ, लेकिन जीएसटी लागू जिस तरह किया गया उससे समस्याएं और गहराई। और एक बार जब हम एक झटका दे चुके थे डिमोनेटाइजेशन का, तो उसके तुरंत बाद दूसरा झटका देना, तो बार बार किसी को आप झटका देंगे तो उसका असर पड़ेगा ना अर्थव्यवस्था पर। अब 1 जुलाई से करना कोई आवश्यक नहीं था। 1 जुलाई का वो महत्व नहीं है जो 1 अप्रैल का है किसी वित्तीय वर्ष में। हमने भी उस समय सुझाव दिया कि 1 जुलाई से करने के बजाय इसको 1 अक्टूबर से करो। 6 महीना बीत गया होगा, आपको भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा, बाकी लोगों को टाइम मिल जाएगा, और 1 अक्टूबर से इसको लागू किया जाए। लेकिन सरकार बहुत जल्दीबाजी में थी, उसने कहा नहीं हम 1 जुलाई से लागू करेंगे। अब उसके चलते बहुत सारी समस्याएं, वो जीएसटीएन जो पूरा आईटी नेटवर्क है, बैकबोन है, वो फेल हो रहा है। तो परेशानियां बढ़ रही हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि इस तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए और इससे जो उभरने के उपाय हो सकते हैं उन उपायों पर सरकार काम करे। आपको लगता है कि वित्तीय मामला या फिर अर्थशास्त्र को लेकर जो इस समय सरकार का है वो पूरी तरह से लकवा मार गया है, सरकार कुछ भी नहीं कर पाई? नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि लकवा मार गया है। फैसले हो रहे हैं और कई महत्वपूर्ण फैसले हुए भी हैं। लेकिन देखिए, जब हम सरकार की नीति निर्धारण करते हैं तो एक बात याद रखिए कि एक बड़ा पार्ट उसका होता है लोगों के कल्याण की योजनाएं, और एक बड़ा पार्ट होता है अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कदम। हमको लगता है कि सरकार में कुछ इस तरह का कंफ्यूजन हो गया है कि हम जो कल्याण की योजनाएं हैं हम समझते हैं कि अकेले उसी से अर्थव्यवस्था गति मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अलग से उपाय करने होंगे, और सबसे पहला उपाय करना पड़ेगा कि बैंक के एनपीएस को नीचे लाया जाए। अचानक नहीं नीचे आएगा, 40 महीने में नीचे आना चाहिए था, नहीं आया है। अभी भी कोई कदम हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिससे ये कहा जाए कि बैंक के एनपीएस का हम ये कर लेंगे। सरकार ने एक बैंक्रप्सी बिल लाया, एक्ट बनाया। 40 बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ आज बैंक्रप्सी का प्रोसीडिंग चल रहा है इस देश में, अखबारों के रिपोर्ट के मुताबिक। तो उससे अब वो बैंक्रप्ट हो गया तो बैंक का कर्जा तो वापिस नहीं करेगा, इसलिए उसके लिए दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो टास्क था इस सरकार के सामने वो था कि बैंक्स की हालत में सुधार करो, जो अभी तक हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं। जी। अब सर सबसे बड़ा कारण क्या लगता है आपको? नोटबंदी लगता है? नहीं, नोटबंदी, मैंने आपसे कहा ना कि अगर 1.5 साल से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो रही है तो नोटबंदी तो उसके मध्य में आया। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि नोटबंदी के परिणामों के बारे में पूरी छानबीन करनी चाहिए थी। ये सोचना चाहिए था कि इसका अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ेगा, रोजगार के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और ऐसे समय पर उसको नहीं लाना चाहिए था जब अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी। अगर हम तेज गति से और बहुत अच्छे स्वस्थ एक अर्थव्यवस्था हम होते तब आप उस समय लाते। फिर आपने उसको लाया नवंबर में, और उसके बाद आपने उसका परिणाम या दुष्परिणाम समाप्त भी नहीं हुआ था तब तक आपने जीएसटी ला दिया। तो जैसे मैंने कहा कि ऐसा दूसरा बड़ा झटका पड़ा। तो ये सब बातें जो हैं, अब लोग कहते हैं कि आगे चलकर बहुत अच्छा होगा। हो सकता है अच्छा हो जाए, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी तुरंत उसका जो असर है वो ठीक नहीं है। तुरंत का मतलब क्या है?
वो कीन्स बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने कहा था अंग्रेजी में कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। किसी ने उनसे कहा कि लॉन्ग रन में बहुत अच्छा होगा, तो इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। हमें तो आज देश की जनता ये चाहती है कि हमें तुरंत आज रोजगार मिले। हमारे जैसे लोगों के पास सैकड़ों लोग आते हैं, हमारा रोजगार लगवा दीजिए, बेटे का रोजगार लगवा दीजिए, भाई का रोजगार लगवा दीजिए। कहाँ लगवा दें? जिसको आप कहो कि किसी को रोजगार के लिए इंटरव्यू करो, वो कहता है ही नहीं, तो कहाँ से लाए? अब सर आपने कल सवाल उठाए, लेकिन केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने साफ साफ आपके बयान को गलत कह दिया। उन्होंने कहा कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था पूरा विश्व देख रहा है इसको लेकर। नहीं, अब मैं हो सकता है कि मैं उतना अर्थशास्त्र नहीं जानता हूं जितना कि सरकार के जो 2 मंत्री बोले हैं, राजनाथ जी और पीयूष गोयल जी, वो हमसे ज्यादा अर्थशास्त्र समझते हैं और इसलिए उनको लगता है कि हम न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के मेरुदंड आज हम बने हुए हैं। मैं हाथ जोड़कर बहुत नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि मैं उस विचार के साथ नहीं हूं। जी सर, एक जिस तरह मोदी सरकार कैशलेस की बात करती है, आपको लगता है सर कैशलेस हो जाने से सरकार की अर्थव्यवस्था, जिस तरह मोदी सरकार कहती है कैशलेस होने से हम अर्थव्यवस्था भी ज्यादा होंगे, रोजगार मिलेगा, लेकिन 2014 का जब चुनाव था तो सरकार, यही सरकार थी जो कहती थी हम सबसे ज्यादा रोजगार देंगे, रोजगार अभी तक नहीं हो पाया। स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय खोला गया, उसके तहत भी कुछ नहीं पाया। तो कैशलेस को लेकर आप किस तरह देखते हैं? नहीं, कैशलेस अच्छी चीज है और कैशलेस होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि दुनिया के जो सबसे विकसित देश हैं उसमें भी एक अनुपात है, कैश और कैशलेस के बीच में एक अनुपात है। अगर 40% कैशलेस है तो 60% कैश के साथ है, कहीं 50 है, कहीं कुछ है। तो कैशलेस की तरफ हम निश्चित रूप से बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अचानक हम कहेंगे सब कुछ कैशलेस हो जाए तो भारत जैसी अर्थव्यवस्था में, जिसका एक बड़ा पार्ट हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जहां पर की सुविधाएं नहीं है कैशलेस की, वहां पर दिक्कत आएगी। इसलिए वो अर्थव्यवस्था जो है वो कैश बेस्ड अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। मैंने जब 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड लागू किया था तो वो कदम था कि भाई कैशलेस करो, वो क्रेडिट कार्ड लेके जाएगा जैसे शहरों में लोग जाते हैं और क्रेडिट कार्ड से बात होगी, कैश से बात नहीं होगी। तो उस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जोर जबरदस्ती करने से और डिमोनेटाइजेशन करने से वो नहीं होगा। उसके लिए दूसरे उपाय करने होंगे। सर, अगर आप वित्त मंत्री होते सरकार में तो आप किस तरह देखते? आप जीएसटी लागू करते या फिर अगर लागू करते तो किस तरह? ये देखिए, नोटबंदी जो की गई, मीडिया के लिए बहुत ये फेवरेट सवाल होगा कि आप होते, मैं था। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि इस देश में आज भी कांग्रेस पार्टी के वित्त मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो मैं अकेला वित्त मंत्री हूं जिसने 7 बजट प्रेजेंट किया है। विपक्ष में किसी भी दल में ऐसा कोई शख्स नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसने 7 बजट प्रेजेंट किया हो। अटल जी की सरकार में वित्त मंत्री था, तो करके बहुत कुछ करके दिखाया है। इसलिए आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं, मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि समस्याएं जब हम सरकार में आए तो समस्याएं सबकी जानकारी में थीं और उन समस्याओं से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए थे। कुछ कदम उठाए भी गए, अगर वो सफल नहीं हो रहे थे तो और कदम उठाने चाहिए थे, और कदम उठाने चाहिए थे। और उसमें सबसे पहला जो सवाल हम लोगों के सामने था वो था बैंकों की हालत में सुधार। बुरे फंसे हुए जो कर्ज थे उसका निपटारा करना और बैंकों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो आगे बढ़े। जी, लेकिन सर जिस तरह लोगों का ये भी कहना है, कल जिस तरह सरकार ने आपकी बात को इनकार कर दिया, कुछ नहीं, लेकिन रोजगार को लेकर जो चीजें हो रही हैं, रोजगार मिल नहीं रहा, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कह ही रहा हूं कि अर्थव्यवस्था में जब गति नहीं आएगी तो रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे। अर्थव्यवस्था में गति लाने पर ही रोजगार के अवसर। गिरती हुई अर्थव्यवस्था में कभी रोजगार बढ़ा नहीं है दुनिया के किसी देश में। इसलिए सबसे पहला जो हम लोगों की जिम्मेदारी हम लोगों की है वो ये है कि हम अर्थव्यवस्था को गति दें। और मैं आशा करता हूं कि सरकार जागेगी, चेतेगी और इसके लिए जो आवश्यक कदम है वो उठाने का प्रयास करेगी।
बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जो इसके बारे में उनको राय दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल गठित की है, उनकी राय लोग लें और लोगों की राय लें। पहले जो कुछ किया गया है उसका अध्ययन करें और फिर आगे बढ़ाने का काम करें। जी, एक आखिरी सवाल है सर, आपको लगता है कि सरकार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से फेल हुई है? नहीं, उस भाषा में मैं नहीं इसको कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, अर्थव्यवस्था गिरावट के दौर में है। अर्थव्यवस्था में कुछ बहुत गंभीर समस्याएं हैं और अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज नहीं है जिसको कि चुटकी बजाते हम ठीक कर देंगे। ठीक करने में, जैसा मैंने उस लेख में कहा है कि 1998 में जब हम लोग सरकार में आए थे तो हमें एक गिरती हुई अर्थव्यवस्था मिली थी और हमको 4 साल से ज्यादा टाइम लगा उसको पटरी पर लाने में। तो किसी के पास ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाया और अर्थव्यवस्था सुधर गई। और भारत जैसे विशाल देश की अर्थव्यवस्था, विशाल अर्थव्यवस्था, उसके लिए बहुत परिश्रम करने की जरूरत है। एक सवाल था, ये आज जयंत सिन्हा ने जो आर्टिकल लिखा है उसमें उन्होंने ये कहा कि एक क्वार्टर के रिजल्ट के बेसिस पे आप वो नहीं कर सकते, स्वीपिंग जजमेंट नहीं पास कर सकते। नहीं, बिल्कुल सही। हम एक क्वार्टर के रिजल्ट पर कभी नहीं रहे हैं। हमने तो अभी आपसे कहा कि 6 क्वार्टर से लगातार अर्थव्यवस्था क्वार्टर दर क्वार्टर कम ग्रोथ रेट रिकॉर्ड कर रही है और 3 साल में सबसे लोएस्ट 5.7% हम लोगों ने इस साल के पहली तिमाही में देखा। स्ट्रक्चरल चेंजेस इकोनॉमी में ला रहे हैं जिसकी वजह से ये फौरी तौर पे जो हो रही है वो नहीं, स्ट्रक्चरल चेंजेस से चीजों में सुधार होता है, चीजें नीचे नहीं जाती हैं। सर, एक सवाल आपने उठाया था लेख में कि अटल जी की सरकार में सबसे नजदीकी हुआ करते थे जसवंत सिंह, प्रमोद महाजन, हारने के बाद उनको मंत्री नहीं बनाया। इस सरकार में जिस तरह अरुण जेटली मतलब हवा में, मतलब इतनी आंधी थी 2014 में, तब भी हार गया, उनको वित्त मंत्री बनाया गया। नहीं, वित्त मंत्री बनाने में हमें कोई एतराज नहीं है, मंत्री बनाने में भी एतराज नहीं है। जो बिंदु मैं रख रहा था वो 2 थे। पहला बिंदु ये था कि पार्टी में नियम बनते रहते हैं, नियम बिगड़ते रहते हैं। अटल जी के समय में नियम ये बना कि जो लोकसभा हार गए उनको मंत्री नहीं बनाएंगे, तो जसवंत सिंह जी और प्रमोद महाजन को उन्होंने नहीं बनाया तत्काल, बाद में 6-8 महीना साल भर के बाद बने। दूसरी बात कि किसके ऊपर कितना भार डाला जाए, ये मेरा प्रमुख बिंदु था कि उनको वित्त मंत्रालय दिया गया। वित्त मंत्रालय में डिसइन्वेस्टमेंट भी था। आप जानते हैं कि यूपीए के टाइम में डिसइन्वेस्टमेंट को महत्व नहीं दिया गया, तो उन्होंने जो स्वतंत्र एक प्रभार था, अरुण शौरी उसके बहुत मशहूर मिनिस्टर हुए थे अटल जी की सरकार में, तो उसको मर्ज कर दिया था फिर से वित्त मंत्रालय में। तो वित्त मंत्रालय, डिसइन्वेस्टमेंट, फिर कॉरपोरेट अफेयर्स, और जैसे कि ये नाकाफी था तो उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री। अब रक्षा मंत्रालय अपने आप में इतना बड़ा मंत्रालय है, उसकी भी जिम्मेदारी दे दी गई। फिर रक्षा मंत्रालय को जब वापस लिया तो उनको दे दिया इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की एडिशनल जिम्मेदारी। तो एक आदमी के ऊपर आप इतना बोझ अगर देंगे तो उसके पास कहां समय होगा कि वो वित्त मंत्रालय की जो खास समस्याएं हैं उस तरफ ध्यान दे सके। ये पॉइंट मैं बता रहा था कि वित्त मंत्रालय, मैंने कहा कि मैं उस मंत्रालय में रहा हूं और वो बहुत कठोर टास्क मास्टर है, और अगर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो 24 घंटा काम करने के बाद भी आप पार नहीं पाएंगे। उस दृष्टिकोण से मैंने इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया। मेरा कोई उसमें व्यक्तिगत छींटाकशी करने का इरादा नहीं था। सर, आप वित्त मंत्री रह चुके हैं सर, आप अरुण जेटली को कितना अच्छा वित्त मंत्री मानते हैं? नहीं, अब वो चलिए, जिस तरह रोजगार या महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, हमको जो कहना था वो मैंने लेख में कह दिया है, आज आपके सामने कह दिया। अब आकलन मत हमसे करवाइए किसी व्यक्ति का, ठीक है?